आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इलेक्शन के जरिए अब कार्यकारी अध्यक्ष फुल टाइम अध्यक्ष बन गए हैं और नड्डा अमित शाह नरेंद्र मोदी की पसंद है, लेकिन कुछ चुनौतियां उनके सामने हैं। होगा उनका ये सफर जैसे हर अध्यक्ष सामने कोई ना कोई चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या चुनौतियां हो सकती हैं। हमारे साथ आज हमारे अतिथि के रूप में गैर राजनीतिक हमारे साथी हैं जो आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे किस मुद्दे पर क्या चुनौतियां होंगी। तो चले आप एक बार मजमून देखिए, मजमून के बाद लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। मूल रूप से हिमाचली और बिहार में जन्मे जेपी नड्डा लंबे समय से बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचने वाले जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। पटना में ही स्कूलिंग को लेकर बीए तक की पढ़ाई भी की। यही वह आरएसएस के छात्र संगठन एबीपी से जुड़े। इसके बाद वह अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश लौटे और कानून की पढ़ाई की। नड्डा को पहली बार अहम जिम्मेदारी उन्हें 2008 में मिली, जब वे प्रेम कुमार धूमल सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने। उस समय वे भले ही सीएम धूमल के मंत्री थे, लेकिन अगले कुछ सालों में उनका कद ऐसा बढ़ा कि आज वह बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस जेपी नड्डा जी को हम लोगों ने चुना है, वर्षों से मैं जानता हूं, लगातार आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। उन्होंने भी अपने जिस्म का पसीना बहाया है। जहां तक उनके स्वभाव का प्रश्न है, हर कार्यकर्ता यह कहता है कि हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और साथ ही मिलनसार ही नहीं, कुशल वक्ता भी हैं। लेकिन निर्णय लेने की जहां पर आवश्यकता होती है, दृढ़ता से निर्णय लेने में भी हमारे जेपी नड्डा नहीं चूकते हैं। जेपी नड्डा को पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में से एक माना जाता है। 1991 के दौर में जब जेपी नड्डा युवा मोर्चा की कमान संभाल रहे थे, तब पीएम मोदी पार्टी के महासचिव थे। फिर जब पीएम नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा, तो जेपी नड्डा ने भी उनके साथ साथ लगातार ऊंचाई हासिल की। देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि नड्डा जी आइए, आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का मार्गदर्शन करिए और पूरी पार्टी को अनछुए लक्ष्यों तक ले जाने का आपको प्रभु सफलता दे। इस प्रकार की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मोदी और शाह की खास पसंद बनने के बाद भले ही जगत प्रकाश नड्डा का कद काफी बड़ा हो गया हो, लेकिन अब उनके सामने उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी है। पहली परीक्षा नड्डा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में होगी। इसके बाद इसी वर्ष नवंबर में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं नड्डा के कार्यकाल में ही यूपी और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने, जो देश की राजनीति के सबसे चर्चित चुनावों में से एक है। कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले। और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों के हाथ के नीचे पार्टी का काम करने का मुझे अवसर मिला है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम संभाल रहे जेपी नड्डा अब भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन गए हैं। लो प्रोफाइल और बड़ बोले बयानों से दूर रहने वाले जेपी नड्डा भले ही करिश्माई नेता न माने जाते हों, लेकिन संगठन पर उनकी पकड़ हमेशा मजबूत रही है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने स्वतंत्र निर्णय लेना नड्डा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो चलिए, जेपी नड्डा साहब को शुभकामनाएं हैं। वो पार्टी की नई पारी खेलेंगे। वह 11वें अध्यक्ष भाजपा के बने हैं और तमाम दिग्गज इस मौके पे मौजूद रहे जो पार्टी की वर्तमान टीम में हैं। तो चले हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त उमेंद्र दादी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ धर्मवीर जी चंदेल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी समीक्षक हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। हर पार्टी का अपना अध्यक्ष है, बनाते हैं, उनका अपना एक एजेंडा होता है, किस पर भरोसा करना है, किसको टीम वर्तमान परिस्थितियों में कौन आगे ले जा सकता है पार्टी को, और वर्तमान में जो टीम काम कर रही है अगर उनका अपना कोई एजेंडा है उस एजेंडे को आगे कौन बढ़ा सकता है, वह किसमें ये साहस, धैर्य और तमाम चीजें देखी जाती है कि टीम लीडर बन कौन सकता है। वैसा ही मुझे जो लगता है अभी बीजेपी में जिस तरह से ये जो दौर है अटल अडवाणी के बाद, अभी मोदी अमित शाह का दौर है और मोदी अमित शाह की टीम जिस पर भरोसा करेगी इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्यक्ष वही होंगे। जेपी नड्डा जी के लिए कहा तो यही जाता है कि काफी मृदुभाषी। मैं अभी सुन रहा था तमाम बीजेपी के नेताओं को, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि बहुत मृदुभाषी हैं लेकिन डिसीजन लेने के अंदर पूरे अड़िग भी दिखते हैं। यहां ये जो राजनाथ सिंह जी ने कहा वही मेरा सवाल है आपसे, क्या वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जरूरी नहीं है कि अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब जो चाहेंगे उससे सहमत भी हों, ऐसे अवसर बहुत बार आते हैं और अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब हां में हां वाली बात होती है। तो चुनौतियां यहीं से शुरू होती हैं, खासकर किसी भी अध्यक्ष के लिए। नड्डा साहब में भी मुझे वही एक स्थितियां दिखाई देती हैं कि वह या तो बिल्कुल जैसे अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, नड्डा साहब को वैसे ही करना होगा, या कभी संगठन के लिहाज से कई बार ऐसे डिसीजन करने पड़ते हैं कि जो सामने वालों के लिए ये लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा। तो यहां कुछ तालमेल बैठा पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आया है। एक दौर ऐसा था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर दिया करते थे, और यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संगठन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री से काफी बड़े व अहम हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखें, कद तो आज भी बड़ा ही होता है, अध्यक्ष ही होता है, कद तो बड़ा होता है, लेकिन वो जब चुनाव लड़ा जाता है उसी दौरान अध्यक्ष का महत्व दिखाई पड़ता है। वरना जो अध्यक्ष का काम है, जो गुरुतर अध्यक्ष का दायित्व है, वो पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर में, या हम स्टेटों की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनका पूरा स्वरूप कहीं न कहीं प्रधानमंत्री में और प्रदेशों में मुख्यमंत्री में विलीन हो जाता है और अध्यक्ष केवल नाम के अध्यक्ष रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जगत प्रकाश जी नड्डा को नया दायित्व दिया गया है, नड्डा जी संघ परिवार से ही आते हैं और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और जीवन की जो शुरुआत हुई वो विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हुई, और जो इस पूरे दृश्य जो आज बना है, जो सीनियरियो को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी अब एक नए संस्करण की ओर आगे बढ़ रही है। यदि मैं जनसंघ से लेकर आज तक की बात करूं तो जनसंघ के जमाने में जनसंघ को जिन प्रमुख लोगों ने चलाया उसमें दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जोड़ी हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 80 में बीजेपी की स्थापना हुई और 80 की स्थापना के बाद जो प्रमुख चेहरे उभर कर सामने आए उसमें अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर जी का नाम था। लेकिन मुरली मनोहर जी भी यात्रा में कहीं पिछड़ गए और दो लोग ही रहे जिन्होंने इस कारवा को आगे बढ़ाया। फिर हम देखते हैं 2013 के दौर को। उस दौर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये आगे बढ़े। हालांकि राजनाथ सिंह जी का भी बड़ा योगदान था, वो भी उस समय 2013 का चुनाव राजनाथ सिंह जी नेतृत्व में लड़ा गया था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन पूरी कमान ही नरेंद्र मोदी के हाथ में थी और वो पूरा चुनाव ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। बाद में राजनाथ सिंह जी को हटाकर अमित भाई को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इनको जो दायित्व मिला, जो जिम्मेदारी अमित शाह को मिली, उस जिम्मेदारी में जो बदलाव मैं देखता हूं वो ये रहा कि इन्होंने सत्ता की भूख कार्यकर्ताओं में जगा दी। अब तक के जो पार्टी का कार्यकर्ता था वो मानता था कि हम चुनाव हार भी सकते हैं। यदि मैं 70 के दशक की बात करूं तो उस दौर में बीजेपी के लोग चुनाव हारते थे
अटल जी ने भी लिखा है अपने संस्मरण में, उस समय तो जनसंघ 70 के दशक में, यानी कि 80 मान लीजिए आप, 80 में जो चुनाव हुआ स्थापना के बाद, उन्होंने 1984 चुनाव हारा, तो वो लिखते हैं, अटल जी भी लिखते हैं, अडवाणी जी भी लिखा है कि हम चुनाव हारने के बाद रात को सिनेमा देखने चला जाया करते थे। वो दौर आज बिल्कुल लुप्त हो गया है। एक नए दौर में बीजेपी आगे बढ़ रही है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं में सत्ता की भूख आज कार्यकर्ताओं के मध्य में जगी है, ये कभी पहले नहीं थी। पहले इनको हार को आत्मसात करते थे, अब लगता है कि हम हार कैसे गए। और ये निर्वाचन के बाद अब एक चुनौती है जगत प्रकाश नड्डा के सामने कि वो किस प्रकार दिल्ली का चुनाव जिता पाते हैं। फिर बंगाल का चुनाव है, फिर नवंबर में बिहार का है, फिर नवंबर में बिहार का चुनाव है। बिहार को भी इनके कार्यकाल में होगा, 22 तक अध्यक्ष रहेंगे, तो प्रमुख जो स्टेट है वह चुनाव होंगे, उनमें इनको कसौटी पर कसा जाएगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी जो चुनाव हारा या जीता जाता है वहां की स्टेट यूनिट और वहां पर जिन लोगों के पास कमान है। धर्मवीर जी, मेरा जो सवाल है कि आपने भी इस बात को माना कि अब दौर बदल गया है, तो या तो अब नड्डा साहब को उसी रूट पे चलना होगा कि जिस तरह से अमित शाह चाहते हैं। कि देखिए, अमित शाह, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी को इस दौर में पहुंचाने वाले, एक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले, और जो लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए कैसे भूमिका बनानी है, वो चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वो सब चीजें। तो अमित शाह ओटेक मुझे नहीं लगता किसी का पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के अलावा। यह बड़ा सवाल यही है कि जेपी नड्डा या तो उसी रूट पे चलेंगे या फिर अपनी सूझबूझ से कभी कुछ ऐसे डिसीजन में भी कर पाएंगे कि हाँ, जो बिल्कुल लगता है कि संगठन के लिहाज से ये बेहतर है, अमित शाह इसमें सही नहीं है। नहीं, मैं बड़ी साफ गोई से कहूंगा तो मैं कहना चाहूंगा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा, वही नड्डा जी को करना पड़ेगा। और क्योंकि आज जो पार्टी हो, सरकार हो, या जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार के को जो उनके दिशा निर्देश थे, जो इनका एजेंडा था, जिसे बात करें 1952 से लेकर जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किए, उनको अमली जमा पहनाने का कार्य कहीं न कहीं इसी सरकार ने किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अलग राह अपनाएंगे। राह वही होगी जो संघ परिवार चाहेगा, जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह चाहेंगे। इसमें कोई संदेह भी नहीं है। देखिए, जेपी नड्डा को चुनाव भी इसी वजह से गया है कि मोदी शाह की जोड़ी के सबसे विश्वसनीय है, क्योंकि जब इनको अमित शाह गृह मंत्री बने उसके बाद इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और ये जो टाइम पीरियड उनका रहा उसमें काफी उन्होंने देखा भी है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, रहे हैं वो, और पार्टी के और भी पदों पर रह चुके हैं। तो एक बड़ा एक एक्सपीरियंस उनको कहा जा सकता है। उस लिहाज से एक एक्सपीरियंस के साथ साथ एक भरोसे की जो बात है, इस जोड़ी ने भरोसा नड्डा पे किया है। तो लिहाजा ऐसा लगता तो नहीं है कि कभी कोई ऐसी टकराव की स्थिति बनेगी, लेकिन ये कहना होगा कि या तो नड्डा साहब को रास्ता वही चुनना होगा जो वह लोग चाहते हैं, या फिर अब में कई बार ये होता है कि संगठन के लिहाज से ये बेहतर होगा। मैंने बहुत सारी जगह से टकराव देखे हैं, तो वो एक, क्योंकि एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है, इस वजह से ये सारा जो सवाल है ये इस वजह से खड़ा किया। धर्मवीर जी, मैं लौटूं आपके पास में वापस, मैं एक बार उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, नड्डा साहब के पूरे कार्यकाल को लेकर के, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने, एक बाकायदा निर्वाचन हुआ है उनका। निर्वाचन जब होता है तो एक टर्म आपको पूरा दिया जाता है, जो शायद 3 साल के लिए होगा लगभग इनका, क्योंकि 19 से ही मान के चल रहे थे, तो इलेक्शन थोड़े विलंब हुए हैं, इस लिहाज से तो 22 तक अध्यक्ष रहेंगे। चुनौतियां बहुत होंगी उनके पास में। सबसे पहली चुनौती का सामना करना पड़ेगा उनको देश की राजधानी में हो रहे चुनाव का, उसके बाद में बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, यूपी, ये तमाम जो चुनाव है ये उनके लिए एक कसौटी के चुनाव होंगे। देखिए योगेंद्र जी, अध्यक्ष कोई भी बने उसके सामने एक चुनौती होती है, और चुनौती को जो व्यक्ति स्वीकार कर सकता है उसे ही ताज सौंपा जाता है। पार्टी ने शायद ये पहले ही मान लिया होगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जेपी नड्डा सक्षम है। अब मैं यह कह सकता हूं, जेपी नड्डा अपने आप में संपूर्ण भारत का नागरिक ने इसलिए कह सकता हूं उन्हें कि जन्म उनका बिहार में हुआ। जेपी आंदोलन में उन्होंने बिहार से एबीपी के माध्यम से राजनीति की एबीसीडी सीखी। राजनीतिक क्षेत्र उन्होंने बनाया हिमाचल को, 3 बार विधायक बने, 3 बार मंत्री बने, उसके बाद मंत्री शायद एक बार रहे, 3 बार मंत्री बने। उनके स्टेट में मंत्री एक बार रहे, विधायक 3 बार रहे, और वो लेकिन हाउस के नेता, मतलब विपक्ष के नेता भी रहे। उन्हें वन मंत्री बनाया गया। उस समय उन्होंने जो एक मिसाल पेश की वो आज भी काबिले तारीफ है। उन्होंने वन थाने खोले, कई प्रकार के। इसलिए इस व्यक्ति में कह सकता हूं जेपी नड्डा को संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव है।
जिस व्यक्ति में संगठनात्मक प्रशासनिक अनुभव होता है वो टकराव वाली नीति पर नहीं चलता है। वो जानता है कि किस माध्यम से कहां पे किस बात का सुलह किया जा सकता है, किस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जब अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था उसमें कहा कि यदि मानिए कोई चुनौती आई, मोदी जी चाहेंगे जैसा हो गया। देखिए, जो व्यक्ति संगठन करता होता है वो संगठन की भावनाओं को समझता है और संगठन को सब लोगों को साथ में लेकर चलने की कोशिश। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जेपी नड्डा जी, जिन्होंने आडवाणी जी के समय में भी काम किया, जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भी काम किया, राजनाथ सिंह जी के साथ भी काम किया, यानी एक परिपक्व नेता आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो ये एक, और ऐसे परिपक्व व्यक्ति के सामने यदि कोई चुनौती आती है, सारे परिपक्व रहे वैसे अध्यक्ष तो। मैं जो देखिए होता है ये पद ऐसा है कि आज जेपी नड्डा जी की बात है, इसलिए हम उन्हीं के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, अन्य लोगों की बात नहीं करेंगे। तो जेपी नड्डा जी ने जो छात्र राजनीति से निकल के, अच्छा अभी इनके साथ में एक चीज और, छात्र राजनीति में इनकी दो प्रकार की रही है कि बिहार में ये बने सचिव और हिमाचल में जाके विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते हैं। यानी ऐसे देश की राजनीति में ऐसे बहुत से कम लोग हैं। अब इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो परिवार में इनके पिताजी भी वीसी रहे, पिताजी प्रोफेसर भी रहे, इनकी पत्नी भी इस समय, चलिए वो तो सारे संगठन के आधार पे बने, वो भरोसे के आदमी। मैं तो ये आपको आगे जो चुनौतियां हैं, चुनौती देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव की चुनौती होगी। अब हम ये कहें कि यदि मानिए किसी व्यक्ति को, इनके सामने सबसे बड़ा काम है संगठन को मजबूत बनाने का और संगठन की आगे की रीति नीति, जो सरकार की रीति नीति है उनको आम जन में पहुंचाना। और मैं मानता हूं कि इस नाते वो एक सफल नेता के रूप में देश की जनता के सामने आएंगे। और क्योंकि अभी समय, आज वो अध्यक्ष बने हैं, आज हम यदि चुनौतियों की बात करने लग जाएंगे ना तो ये उनके साथ में अन्याय होगा। हमें ये कहना चाहिए, आज तो उनको बधाई देने का दिन है। आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं दी हमने, बिल्कुल आपके चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये तो एक ऐसी माला है, कांटों भरा ताज है। जो व्यक्ति पहनेगा वो पहले ही जानता है कि मुझे ये बन गया, एक दिन दो दिन सम्मान होता है, बाद में चुनौती से निपटना है। तो मैं मानता हूं कि जेपी नड्डा जी एक कुशल प्रशासक, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को निभाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, नड्डा साहब भाजपा के नई टीम के कप्तान बने हैं और पूरी कमान उन्हीं के पास में है। चैलेंजेस हर अध्यक्ष के सामने होते हैं, इलेक्शन हो या फिर संगठन को मजबूत करना हो, संगठन के जो एजेंडे लेकर के चल रहे हैं वह उन्हें आगे बढ़ाना हो। तो ये एक लंबी रेस, लंबा दौर और चुनौतियां भी। आप किस तरह से देखते हैं नड्डा साहब को? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो क्योंकि आज उनकी विधिवत रूप से ताजपोशी हुई है, इसके लिए मेरी तरफ से और जो मीडिया में जो लोग हैं यहाँ पर उन सबकी तरफ से नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ अभी मैंने देखा कि जिस प्रकार से इनके मनोनयन पर हमारे उपेंद्र जी ने कसीदे गढ़े और उससे पहले इनके ही सब थे। कसीदे नहीं, मैंने वास्तविकता बताई है और जनता को वास्तविकता को जब कसीदे बताते हैं तो ये गलत है। बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, मैंने सुना। आप मुझे इंगित करेंगे तो मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। इंगित को आप ही बोले तो आपको इंगित करूं। तो मैंने आपको नहीं कहा, मैंने किसी को तो कह नहीं सकता मैं, बोला आपने तो आपको बोलूंगा मैं। चलो पहले तो इन्होंने जो कसीदे गढ़े, मैं आपको बता दूं, ये अपनी बात में विरोधाभासी बयान दे गए। उपेंद्र जी शायद इनको पता नहीं चला, भावुकता में कह गए। इन्होंने पहले तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें राजनाथ सिंह जी ने भी ये कहा है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है। तो जो आपने कसीदे गढ़े उसमें तो कहीं पर भी वो साधारण परिवार से बिलोंग नहीं करते, उनके पिताजी वीसी। तो ये मेरी बात तो विद्वान परिवार से व्यक्ति बना है, साधारण विद्वान परिवार। आपके पास वापस बिल्कुल एकदम राजनीति में साधारण कोई होता भी नहीं है। परिवार से आम परिवार क्यों नहीं होते? बिल्कुल जैसे योगेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़िए। आम परिवार से खूब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको 50 गिना दूं आपके जयपुर में ही, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वो टाइम खराब होगा। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण समय है। मैं आपको कहूंगा कि जिस प्रकार से, और फिर चूंकि वो हिमाचल के अंदर प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, वहाँ वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रही है, तो मैं इसको किसी दृष्टि से एक आम कार्यकर्ता नहीं मानता। दूसरी, आपने बोला कि बहुत ही अनुभव रहा है, परिपक्व है, तो फिर परिपक्वता तो निश्चित रूप से एक स्टैंड पर जाकर के, एक मंच पर जाकर के वो पहुंचे हैं। तो ये बात आप कहना छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी में हर बार, चाहे आप जिलाध्यक्ष बनाते हैं तो भी कहते हैं साहब आम आदमी को बना दिया हमने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो भी कहते हैं आम आदमी को बना दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं जो कटपुत की एक सेकंड में कहना चाहिए, 1 मिनट उपेंद्र जी। देखिए, ये बीजेपी के
इस वक्त प्रवक्ता नहीं है, एक जर्नलिस्ट है, इनकी अपनी एक भावना है जो ये बता रहे हैं। तो भावना से आदमी का जवाब समझ में आता है। देखिए, आपकी भावनाओं को मैं जानता हूँ, आप किस और इंगित होकर बोलते हैं, किस भावेश में आके बोलते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की विचार होती है। मैंने योगेंद्र जी को मैंने कहा विचारहीन व्यक्ति उसमें पशु होता है। मेरी बात तो आगे सुनिए, शायद आपको और चुभन महसूस होगी। हाँ, अब ये तो ठंड की हो रही है, आप तो बोलिए। बोलिए। अब बात आ रही है कि भाई चुनौती की, मैं कहूंगा किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, तय एजेंडा है। अमित शाह थोड़े व्यस्त ज्यादा थे, प्रश्न उठ रहे थे, उन प्रश्नों को शांत करने के लिए एक कठपुतली को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इनका नाम अमित शाह से पहले भी नाम चला था। कठपुतली सिर्फ कठपुतली होती है, उसके खुद के विचार नहीं होते। वो जैसे उसका मास्टर उसको जिधर घुमाता है वो उधर घूमना पड़ता है। कठपुतली की मजबूरी है। और मेरी तरफ से बधाई की। नहीं, मैं एक बात, मेरा एक सवाल है, आपने कठपुतली कहा, चलिए आपके अपने शब्द हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई ऐसा शब्द भी नहीं कि राजनीति में आपस में बहुत लोग लेते रहते हैं, पर मैं जानना चाहता हूं आप ये किस लिहाज से कह रहे हैं? ये मैं इस लिहाज से कहूंगा कि देखिए योगेंद्र जी, किसी भी संस्थान का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का सर्वे सर्वा होता है उसका चेयरमैन या अध्यक्ष के खुद के विचार होते हैं। वो अपने विचारों और पार्टी के विचार तो देखिए पार्टी के चलेंगे। मैं बोल रहा ना, वो खुद के विचार, खुद के सामर्थ्य के साथ सामंजस्य बैठाते हुए पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी का जो एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर जिस प्रकार से इनको पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर अब उनको वापस अमित शाह ने रिजाइन देकर के उनको ताजपोशी की। रिजाइन नहीं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। भाई जो भी है, रिजाइन और कार्यकाल पूरा होने में फर्क होता है। ठीक है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया साहब, मान लेते उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उन्होंने एक अपनी जगह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया, चुना है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने चुना है, वो चुना है। वो चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन हुआ, चुनाव अधिकारी बना है। जी, वो चुना इसलिए गया है कि वो अमित शाह की, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की जैसे नहीं हुआ, बेटे का ताज माँ को, माँ का ताज बेटे को। यार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, कांग्रेस की बात नहीं चल रही है। उदाहरण मैंने पेश किया है, उदाहरण पेश किया है मैंने। वहाँ भी चुनाव होते, वहाँ भी चुनाव होते, माँ का ताज बेटे को, बेटे का ताज माँ को, वहाँ भी चुनाव होते। चलो अभी तो नड्डा साहब पे चर्चा नड्डा की बात हो रही है, अपन नड्डा साहब पर बात करेंगे। तो जिस प्रकार से अमित शाह और मोदी जी की ये पसंद है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से जेपी नड्डा जी अपनी सामर्थ्य के बल पर, अपने विवेक के आधार पर, अपने बुद्धि कौशल के आधार पर संगठन को 2022 तक चलाएंगे। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं। हर फैसले के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सोच बिल्कुल प्रभावी रहेगी। जेपी नड्डा को केवल साइन करने हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जेपी नड्डा से लेटर हेड पर साइन करवा करके भी रख लिए गए हो अमित शाह के द्वारा, ये अध्यक्ष की घोषणा करने से पहले ही, कि हमें, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, और उस लेटर हेड को ही जारी करेंगे। प्रॉक्सी वोट ले लिया उनसे। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी प्रकार का। सारे फैसले तय हैं, किसको लेने हैं, कैसे लेने हैं। और देखिए उपेंद्र जी, हम सभी लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ये दौर होता है, देखिए राजनीति में हर व्यक्ति का। यह जो दौर है, एक वो दौर अटल अडवाणी का रहा। अटल अडवाणी की बात नहीं है यहाँ पे, वो जो दशक का दौर जो चल रहा था, वह दौर सभी राजनीति दलों में एक अलग दौर था। आज राजनीति बदल गई है। राजनीति नहीं बदली, समाज के हर तबके में नैतिकता की बात कर लो, जिसे हम गिरावट भी कह सकते हैं, उसमें राजनीतिक दल ही नहीं है, वो भी एक समाज के एक अंग है। सभी जगह पे एक दौर चलता है। ये दौर आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दौर है। और देखिए, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि इस टीम ने पहली बार क्लियर मेजोरिटी 2 बार बीजेपी को दिलवाई है। अडवाणी जी और अटल जी की लोकप्रियता हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा हो, कार्यकर्ताओं में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस जोड़ी ने इस तक पहुंचाया, तो कार्यकर्ता भरोसा करता है, फिर वो आदमी देखता है कि कमांड पूरी हमारी होनी चाहिए। उस लिहाज से तो यह एक दौर की जो मैं बात कर रहा हूं, एक दौर है। धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये कह सकते हैं कि ये दौर है, दौर जब होता है तो समाज में या फिर कहीं पे भी लॉबिंग जहां चलती है, वहां राजनीति देख लीजिए, वो दौर होता है। तो जब दौर चलता है तो फिर वहीं सब कुछ। मैं बीच में कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, दौर चल रहा है। और ये जो पिछले 8-9 साल के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने जो अपनी मेहनत की है, तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि हमारी जो सोच है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वही आगे भी परंपरागत रूप से चले। लेकिन तो फिर यहाँ पर यह बात हमें नहीं कहनी चाहिए कि एक आम कार्यकर्ता को भी हम पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसे प्रकार से बनाते तो मैं क्या कहता हूँ कि क्या नड्डा जी में परिवारवाद दिख रहा है आपको? सुब्रमण्यम स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मैं बात पूछता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ में कलम देने का मतलब है क्या जेपी नड्डा की नियुक्ति से आपको परिवारवाद की बू आ रही है क्या? मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा, मैं योग्यता की बात कर रहा हूँ। योग्यता में अगर देखें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी जितना विवेक और बुद्धि वाला आदमी मुझे तो चलिए, आपने किसी को तो स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, देखा हर आदमी जहां तक पहुंचता है, बात प्रधानमंत्री और अमित शाह बैठे हुए हैं, वो भी उनकी योग्यता के आधार पर ही है। ना उनको मंत्री बनाया जा रहा, ना कोई ऐसा उनको एक अधिकार दिए जा रहे हैं जिससे कारण उनको पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी स्वतंत्र विचारधारा का आदमी है। वो गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, और ऐसे आदमी का भारतीय जनता पार्टी अभी भार सहन करने की मूड में नहीं है। चलिए, मैं लौटूंगा, हम जेपी नड्डा जी पे चर्चा जारी रखेंगे। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम जेपी नड्डा भाजपा के कप्तान बने, लेकिन चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हो सकती हैं उनके सामने, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, नड्डा साहब को लेकर क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष बने हैं और इस वक्त बीजेपी उस शिखर पर है जो ये कह सकते हैं कि एक अलग दौर है बीजेपी का भी। देखिए युगेंद्र जी, भाजपा के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज निर्वाचित हो गए हैं। उन्हें हम सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि वह अपनी पार्टी को जिस तरह से अमित शाह ने संभाला वो भी संभालें, लेकिन चुनौतियां बहुत है। सही बात है, आपने कहा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने जब वहाँ पर आकर के कहा था कि मैं तो इनके स्कूटर पर बैठ करके घूमा था और मेरे तो बहुत नज़दीक रहे हैं, और ये जताने का प्रयास कर दिया कि जेपी नड्डा हमसे दूर नहीं है, हमसे नई प्रवृत्ति के नहीं है, अमित शाह और हमारे ही ग्रुप के ये निर्वाचित होकर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, ये छात्र संघ जीवन में ये कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं, जब पटना यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष रहे, उसके बाद हिमाचल में सचिव रहे, हिमाचल के अध्यक्ष, हिमाचल में अध्यक्ष रहे, हिमाचल। हाँ, लेकिन छात्र राजनीति इन्होंने काफी नजदीक से दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे 2093 में, 1993 में, और उसके बाद ही फिर नहीं, उससे पहले बने, उसके बाद में एमएलए बन गए वो। 2009 में ये छोड़ करके वहाँ का मंत्री पद हिमाचल का छोड़ करके ये दिल्ली आ गए थे। उसके बाद कल्याण, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बने और जून में इनको बना दिया था कार्यकारी अध्यक्ष। बनाने के बाद ये महसूस होने लगा था, क्योंकि जैसे ही अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्री बन गए थे, तो ये तो तय हो गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना ही पड़ेगा उन्हें, और आज उन्होंने छोड़ दिया। अब वो भारत के गृह मंत्री के रूप में काम कर पाएंगे निष्पक्ष होकर। पहले तो उन पर आरोप ये लगता ही था कि वह तो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते वो भाजपा का काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हिमाचल से आए हैं ये अध्यक्ष बन करके, और निश्चित रूप से ये कहने के बाद है कि इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी को अब वापस से सत्ता के राज्यों में जिस प्रकार से सत्ता छिनी है, और उन्होंने वापस किस प्रकार से कायम हो, क्योंकि उन्हें जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था तो उन्होंने 80 में से 62 सीटें जिता करके ये बताया था कि वह किस प्रकार से काम करते हैं, संगठन को किस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अमित शाह पहले उत्तर प्रदेश में शासन परचम कायम करने का काम किया था खुद अमित शाह ने, उसके बाद जेपी नड्डा को समय दिया था और उससे 62 सीटें जिता के ये बता दिया था कि वो भी संगठन के अच्छे कारीगर हैं। अब क्योंकि संगठन में टेक्निक का उपयोग और आईटी का सबसे ज्यादा उपयोग करने का श्रेय जाता है तो अमित शाह को जाता है। अब क्योंकि आने वाला युग आईटी का युग है, युवाओं का युग है, उनको किस प्रकार से बांधे रख करके पार्टी को, जिस प्रकार से राजस्थान छिन गया, मध्य प्रदेश छिन गया, छत्तीसगढ़ छिन गया, आपके महाराष्ट्र चला गया, हरियाणा की स्थिति जैसी बनी वो देखिए सामने है। अब क्योंकि आप दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उनके नेतृत्व पहला ही चुनाव है, अब आपके सामने अगर दिल्ली जीतने की स्थिति बड़ी चुनौती है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि अमित शाह और
नरेंद्र मोदी भी नहीं जीता पाए थे दिल्ली में उससे पहले। अब तो आप उनको रास्ता बता रहे हो कि अगर हार भी जाओ तो कह देना कि ये नहीं जीता पाए तो मैं क्या करूं? लेकिन ये है कि आपकी 3 से कम 20-25 सीटें तो करो, 20 तो करो कम से कम विधायक। ये लेकिन एक चुनौती है उनके सामने। सबसे पहली चुनौती आ गई उनके सामने कि चुनाव के टिकट बढ़ चुके, सब कुछ रणबेरिया बजी है, पूरे दोनों तरफ से पार्टियां, तीनों तरफ से पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। तो ऐसी स्थिति में पहली चुनौती सबसे पहले उनको फरवरी में ही मिलेगी। 8 फरवरी और 11 फरवरी को मालूम पड़ेगा कि जेपी नड्डा की क्या दमखम रखा और किस प्रकार से उन्होंने किया। उसके बाद बंगाल आएगा, फिर बिहार आएगा। बंगाल बिहार दोनों ही बहुत बड़ी चुनौती। फिर पहले बिहार नवंबर में इसी साल आ जाएगा, बिहार आएगा, फिर उसके बाद बंगाल आएगा, फिर दोनों लगते यूपी राज्य में। यूपी तो फिर अभी देर है, उसमें तो 2022 में आना है। हाँ, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में चुनाव करवा लेंगे तो फिर बाकी के भी चुनाव इन्हीं के कार्यकाल में हो जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, 23 में सारे इन्हीं के कार्यकाल में होंगे, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये अध्यक्ष निश्चित रूप से स्थायी अध्यक्ष हो गए, और स्थायी होने के साथ पार्टी को स्थायी करना है, क्योंकि पार्टी में जिस प्रकार की उछल कूद हो रही है, जिस प्रकार का व्यवस्था में जो अव्यवस्था फैली हुई है, क्योंकि नई कार्यकारिणी पूरी की पूरी बनेगी, पूरे के पूरे सचिव चेंज होंगे, महासचिव चेंज होंगे, तो एक नया भाजपा का कार्यकाल जेपी नड्डा के रूप में शुरू होगा, और वो चुनौतीपूर्ण है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्यों में किस प्रकार से वापस से पार्टी के संगठन को कायम रखना है, सत्ता में आना है, ये सब चीजें इस जेपी नड्डा जी के सामने है। क्योंकि हो सकता है कि भाजपा का कार्यालय विशाल हो गया हो, आधुनिक हो गया हो, लेकिन अध्यक्ष जी आपको निश्चित रूप से त्यागी और आप पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को चुन करके फिर से आपको नई भाजपा को लाना है। क्योंकि अब तक की अमित शाह और मोदी की भाजपा थी, अब भाजपा को आपको संघ को इन्वॉल्व करते हुए उनके निर्देशानुसार दोनों प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी बिल्कुल। ये हमारा सवाल है, देखिए, ये एक दौर की आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का दौर है बीजेपी में, ये दौर चलते हैं कि अटल अडवाणी का दौर रहा, अब इनका दौर है यहां। लेकिन देखिए, जब दौर की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भरोसा जिस व्यक्ति पे किया, वो सारी बातें देख करके ही की होगी। आपने खुद ने संकेत दिए कि ये तो तय है कि हमारे धड़े के व्यक्ति हैं, हमारे गुट में हैं। आज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई ये साहस कर सके अभी वर्तमान में कि कोई धड़ेबाजी की बात कर सके, या सीधे में कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती दे सके। क्यों? कारण दो हैं इसमें कि उन लोगों ने अपनी मेहनत के जरिए भी जनता को भरोसे में लेके कद अपना इस तरह का कर लिया कि इस वक्त उनका कद हिमालय की तरह खड़ा हुआ है। तो चुनौतियां मुझे नहीं लग रही कि उनके कद को चुनौती दे, या कोई ये कहे कि नहीं, ये जिस एजेंडे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वह एजेंडा कभी बीजेपी का नहीं। तो मुझे लगता नहीं को साहस से कर पाएगा अभी। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अब आपके इंडिपेंडेंट के रूप में काम करने की शुरुआत हाँ, तो वही बात है कि तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा कर पाएंगे वाले समय में, क्योंकि अभी तक तो उनको अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना है आपको। हाँ, इसलिए चुनौती नहीं देंगे, वो सहयोगी बनाने का प्रयास करेंगे, सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। कि राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी ने भी इनका समर्थन किया, आज उन्होंने पक्ष में इनके लिया, और पूरे राज्यों ने भी देते हुए निर्विरोध निर्वाचन होने का मतलब है कि हमारा किसी प्रकार से विरोध नहीं है। हम सब पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा को अध्यक्ष बना रहे 11वां, और 11वें अध्यक्ष के रूप में सफल हो। इसलिए वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से किसी तरह की नाराजगी ना हो, और पार्टी में समन्वय कैसे हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए कई राज्यों में बनने भी हैं और कुछ में बने, तो उन राज्यों में किस प्रकार से सत्ता वापस आए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती अभी नड्डा जी के सामने है। संगठन नए तरफ से आएगा सामने, क्योंकि बहुत सारे मंत्री बन गए, केंद्र में बन गए, बाकी जगह बन गए। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, और जेपी नड्डा के लिए है। बीजेपी के लिए तो साथ में बनेगा ही, लेकिन जेपी नड्डा उसको किस प्रकार से खुशहाली और संगठन को मजबूती देंगे, ये उनकी कारीगरी आने वाले समय में बताई। क्योंकि वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्र में घूम अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते वो गए हैं पूरे राज्यों में। श्याम जी, देखो, इस वक्त तो अगर आप बात बीजेपी कर ले तो मुझे लगता है कि संगठन के लिहाज से बीजेपी काफी मजबूत पार्टी कही जा सकती है, और देश के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी किया जा रहा है। तो संगठन के लिहाज से हाँ, लेकिन जब बड़ा कुनबा होता है
तो हर व्यक्ति को संतुष्ट करना, उन राज्यों को तवज्जो देना कि जहां कमिंग डेज में इलेक्शन होंगे, सरकार हो चाहे संगठन हो, उन राज्यों में अपनी उपस्थिति ज्यादा दर्ज कराने की कोशिश करती है। मैं धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये चुनौतियां तो हैं, एक इलेक्शन आ रहा है सामने, एक चुनौती और होगी जो सरकार के साथ साथ बीजेपी का एजेंडा बन चुका है और व्यापक स्तर पर जिसका इस वक्त देश भर में अगर बात करें तो आइडियोलॉजी दो ही बातों पे टिक गई कि सीए का आपको समर्थन करें या विरोध करना है। आइडियोलॉजी ये नहीं बची कि बीजेपी किस आधार पे बनी थी या कांग्रेस का आधार क्या था। अभी तो सिर्फ एक कि एनआरसी सीए का विरोध करना है और हमें समर्थन करना है। ये इस पे आकर के मैं कभी डिबेट इस पे लंबी करूंगा, बट ये भी एक बड़ी चुनौती होगी इनके सामने, क्योंकि अभी तक तो देखिए अमित शाह अपने अंदाज से चला रहे थे इस एजेंडे पर, और वो चला रहे थे जो उनका मकसद था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक धारणा यह भी रही कि इस एजेंडे के पीछे विश्लेषकों का यह मानना है कि पोलराइजेशन बीजेपी का एक एजेंडा रहा है इसमें, जिसमें सफल हो गई। प्रतिपक्ष उसको समझ नहीं पाए और प्रतिपक्ष खुद इस वक्त, हालांकि लोगों को गलत लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज हो गया कि हमें इसका इतना बड़ा एजेंडा नहीं है कि अगर इसका विरोध भी किया जाए, इसका विरोध करके अगर इसको लागू नहीं होगा कि देश डूब जाएगा, और अगर ये लागू हो गया तो देश पे ऐसा कुछ हो जाएगा कि बिल्कुल यही एक वो था, अगले 100 साल तक अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एजेंडा है नहीं है वैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने पहले भी अपने चैनल पर कहा था कि जो ये संशोधन हुआ है उसका ना तो केंद्र सरकार ने इतना प्रचार प्रसार किया कि तथ्य क्या है, तथ्य बताए जाने चाहिए थे, और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी विरोध के लिए विरोध किया। अब हालांकि दूसरा एक विषय चला जाएगा। अब मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूं, ये क्योंकि इस एजेंडे को आगे बढ़ाना, क्यों बीजेपी का एक एजेंडा बन चुका भी है, ये भी एक चुनौती होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से जेपी नड्डा जो ये एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से नरेंद्र मोदी व अमित शाह आए थे। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये बैक होंगे। और जैसा कि चर्चा, ये जब ये इसके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शायद नरेंद्र मोदी प्रभारी हुआ करते, प्रभारी महासचिव थे उस वक्त। नहीं, इनका नरेंद्र मोदी का और जगत प्रकाश नड्डा का बड़ा ही अच्छा तालमेल रहा है। एक दौर था जब नरेंद्र मोदी महामंत्री के रूप में हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के प्रभारी हुआ करते थे। वो लंबे समय तक इन 4 राज्यों के प्रभारी रहे और उस दौरान उनकी जगत प्रकाश नड्डा से मित्रता हुई एक कार्यकर्ता के रूप में, और वो बढ़ती चली गई। और मुझे लगता है कि जो 2014 में जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो उसमें वो पुराना परिचय भी काम में आया, और साथ में जिस प्रकार आज अध्यक्ष बनाया गया है, तो जो पुरानी मित्रता थी या उनको परखा गया था या देखा गया था नरेंद्र मोदी की ओर से, उस देखने, परखने, जांचने के बाद ही उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अब मैं एक बात और कहूंगा कि यदि हम कांग्रेस को देखें तो पंडित नेहरू के दौर में के कामराज हुआ करते थे। जब के कामराज कांग्रेस के बड़े ही बुलंद नेता थे, साक्षर थे, लेकिन पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को कमांड किया करते थे। वो दौर ऐसा था जब संगठन का अध्यक्ष अलग बात कहा करते थे और प्रधानमंत्री अलग बात किया करते थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, एक गुलजारी लाल नंदा को प्राइम मिनिस्टर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी वही इंदिरा के दौर में कांग्रेसियों को लगा, इंदिरा जी को लगा कि अध्यक्ष इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए जितना आज के इस दौर में है। तो उन्होंने बाद में वीवी गिरी के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के विवाद पर कांग्रेस में विभाजन भी हुआ और बाद में कांग्रेस पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर में समाहित हो गई। अब यही दौर बीजेपी में है। हालांकि होना यह चाहिए कि जो अध्यक्ष हो और जो सरकार में हो, अध्यक्ष की ओर से पार्टी को दिशा निर्देश दिए जाते ही हैं, लेकिन सरकार को भी दिशा निर्देश दिए जाएं। कार्यकर्ताओं की तवज्जो तो अध्यक्ष ध्यान रखेंगे और सरकार पर किस प्रकार काम होगा ये प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक बुरी पद्धति जो दोनों दलों में मुझे दिखाई पड़ती है कि जब पार्टी रूल करती है तो उसमें अध्यक्ष या पार्टी का जो स्वरूप होता है वो पूरी तरह गौण हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि संगठन, यदि सरकार व संगठन के लोग मिलकर चलाएं तो उनको जनता क्या सोच रही है, जनता की नब्ज क्या है, जनता की सही नब्ज कार्यकर्ताओं के पास होती है, पार्टी के पास होती है। लेकिन जब पार्टी पावर में होती है तो आमतौर पर उनको दरगुजर कर दिया जाता है। तो मैं मानता हूं कि यदि दोनों मिलकर काम करें
तो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। तो उनको ये भी पता लगेगा कि समाज में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी शिकवा शिकायत क्या है, किस प्रकार उनको दूर किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, चले मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी संघ पृष्ठभूमि से हैं और संघ के बचपन से ही उनमें वो गुण हैं बिल्कुल, और इस वक्त बीजेपी में जो एक दौर चल रहा है वो बड़ा है, इस वक्त संघ का भी दौर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संघ का एजेंडा भी है, चाहे वो जैसे कहा भी गया सीए की बात हो या पार्टी सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए लोग कहते हैं कि साहब संघ कमांड कर रहा है, कमांड नहीं कर रहा है, संघ अलग नहीं है, उसमें फ्रंट पे नहीं आ रहे हो, लेकिन पूरी एक आइडियोलॉजिकली जो बात है उसमें राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी है वो संघ से ही निकली हुई आइडियोलॉजी है और उसी पे काम बीजेपी कर रही है। यहाँ कुछ आपको चुनौतियां भी लग रही हैं। आपने पहले दौर में ये तो कहा कि बिल्कुल एक परिपक्व नेता और ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां लग रही हैं आपको कि हाँ ये चुनौतियां भी डड्डा के सामने होंगी? देखिए योगेन जी, मैंने पहले भी ये निवेदन किया है कि जो अध्यक्ष होता है उसके सामने चुनौतियां बहुत होती है और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सबके सामने चुनौती आई। ऐसा कौन सा अध्यक्ष था? 2 सीट, जब अटल जी अध्यक्ष होते थे तब 2 सीट आई थी। देखिए सबके सामने चुनौतियां, आपके सामने भी चुनौती है कि आप बता सकें कि वास्तव में चुनौतियां क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती अभी कुछ समय बाद देखिए जो दिल्ली के नतीजे आने वाले हैं उसके विषय में समीक्षा होगी और लोग जो भी कहने वाले कहेंगे जो नतीजा आना है कि आज जो दिल्ली की जो स्थिति है राष्ट्रीय स्थिति से अलग स्थिति है। वहां की कहेंगे क्या, आपको क्यों एहसास हो रहा है ये? जैसे कि सर्वे की बातें चल रही है, एक जर्नलिस्ट के नाते मैं मानता हूँ कि जो सर्वे आ रहे हैं उस समय उनके हालातों को देखते हुए बात की जा सकती है। आप क्यों खुश हो रहे हो इतने? इनके मन की पहली बार मैंने इनके मन की से बात कही है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। देखिए एक पत्रकार के रूप में जो अभी पहले जो भी फ्री टॉक्स है, जो सर्वे आए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं बात सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ, जो सर्वे आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भी ये स्वीकार अभी कहा था इन्होंने कि हम दिल्ली आ रहे और बाद में हमें परचम ले रहा। तो ये राजनीति में उपेंद्र जी हारना जीतना एक क्रम चलता है। जो जीता है जो हारा है वो जीतेगा। किसी भी राजनीतिक दल का गठन दोनों बातों होता है, हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। आज मोदी जी ने नड्डा जी को बधाई देते हुए एक बात कही है कि हम केवल अल्पकाल के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ समय के लिए नहीं आए हैं। आज मोदी जी ने बात कही है, इस बात का मायना निकालना चाहिए। उन्होंने क्या कही है? तुम्हें ले रहे हैं तो फिर आपको डर का जनता का फैसला है, जनता कही दो होती है, जनता का फैसला अब राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हम ये कहते जनता का फैसला हम स्वीकार नहीं करें। जनता का फैसला मानना पड़ेगा भाई, जनता का फैसला मानना पड़ेगा। और जो प्री पोल आते हैं उन पे भी चर्चा करने आवश्यक है। तो जो प्री पोल के माध्यम से जो एक माहौल बन रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको इस बात कही। राजस्थान में माहौल नहीं बना था, राजस्थान में तो प्री पोल हुआ था। अब हमें बात आज मैं नड्डा जी के बारे में कह रहा हूँ। आप चुनौती मत बनिए इनके सामने, बोलने दीजिए। नड्डा जी के सामने वाकई में अच्छे लोगों की टीम को बढ़ाना ये चुनौती होगी। देश के सभी भागों के सभी राज्यों के लोगों को लेना एक चुनौती होगी। तो वो भी एक बड़ी इसके अलावा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां संगठन को मजबूत बनाने की भी एक चुनौती होगी, जहां नए अध्यक्ष बनने वहां की एक चुनौती होगी। और इसके अलावा ये जो सरकार के काम है उनको आम जनता के सामने कैसे पहुंचा जाए ये भी एक चुनौती होगी। और अध्यक्ष का ताज से चुनौतियों का भरा होता है। आप इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या अब जो नई टीम बनेगी उसमें हमारी राजस्थान की महिलाओं की आदर्श वसुंधरा जी को क्या? देखिए भारतीय जनता जहां तक मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में हर नहीं देखिए उनका भारतीय अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रतिनिधि नहीं बनाया तो राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनना उनके देखिए वो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया उसके लिए चीजें बहुत छोटी होती है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनना तो पहले वसुंधरा जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, था और रहेगा। नहीं बनी नहीं, इस बार बनाया नहीं उनको। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी का सम्मान है, था और रहेगा। जी को अगला राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। ये ज्योतिषियों की सी बात है, मुद्दों से हट जाएंगे। ये ज्योतिषियों की सी बात है, कौन क्या बनेगा। लेकिन ये है कि
जेपी नड्डा जी कहीं न कहीं तो जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति की। तो ये बता दीजिए वसुंधरा जी ने जो पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्या उनको अंतिम पारी पर मानते हैं? राजनीति में किसी की अंतिम पारी नहीं होती है, राजनीति में किसी की अंतिम पारी नहीं होती है। जिस देश का जिस हिसाब से साइडलाइन किया जा रहा है, पार्टी के लिए चयन किया जा रहा है, साइडलाइन अपन क्यों मारते हैं? और ये कोई साइडलाइन नहीं। देखिए दूसरा सम्मान है, था और रहेगा। नड्डा जी भी आए हैं, वो उनका देखेंगे। चलिए मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये माना जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती है नड्डा जी के सामने, दो चुनौतियां। एक तो जिन राज्यों में चुनाव है, हम ये देखते हैं कि सरकार और पार्टी दोनों में वहां का प्रतिनिधित्व ज्यादा कर दिया जाता है, तो कुछ ऐसा माना जा सकता है कि वो कुछ इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे नड्डा जी के सामने अभी? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहला तो सत्ता और संगठन में तालमेल सबसे बड़ी चुनौती नड्डा जी के सामने आएगी, क्योंकि उनसे सीनियर व्यक्ति 4 है जो कि सरकार में है। अब उनसे समन्वय कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती नड्डा जी के सामने होगी, क्योंकि आप केंद्रीय संसदीय दल की बैठक होगी, अब तक सचिव थे वो, अब अध्यक्ष के रूप में संभालेंगे, तो एक बड़ी चुनौती तो ये है। उसके बाद दिल्ली चुनाव का परिणाम और उसके बाद पार्टी को सक्रिय करना बहुत बड़ी चुनौती, नई टीम बनाना ये भी बड़ी चुनौती है। उसके बाद संघ से तालमेल रखना ये भी उनके लिए बहुत बड़ी, हालांकि देखिए संघ से वो निकले हुए हैं, तो निकलने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब आपको किस प्रकार से संघ के दिशा निर्देशानुसार पार्टी को, अब देखिए सीसीए वाले मामले में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि राज्य, अब जो केरल राज्य ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% विधानसभाएं इसको पारित करे तो फिर ये बड़ा अलग तरह का माहौल हो जाएगा। जिस प्रकार से शुरू हो गया, पंजाब ने कर दिया, केरल ने शुरू कर दिया, राजस्थान करेगा, छत्तीसगढ़ करेगा, तो ऐसा होता होता अगर 50% से अधिक विधानसभाएं प्रस्ताव के खिलाफ अगर पारित कर लेंगे प्रस्ताव, तो मेरे को लगता है कि एक नई चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी, और कि ये अब पार्लियामेंट में वापस आएगा, क्या होगा, एक अलग तरह से। चलिए ये भी लेकिन एक अलग परंपरा शुरू हो जाएगी। एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कहा गया है ननु प्रवाते निष्कंपा गिरी है, पहाड़ हवाओं के झोंकों से निकालते चलती है चीजें, राजनीति में ननु प्रवाते निष्कंपा गिरी है। मैं क्या बात है उमेंद्र जी? मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी कमजोर है क्या है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और गृह मंत्री जी ने जो सीसीए को रखा पार्लियामेंट में, रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी तक भी आप बाहर से आने वाले को नागरिकता प्रदान कर रहे थे, उसमें कहीं आपत्ति नहीं आ रही थी। अभी राजस्थान में हाल ही में दिए ने कईयों को, तो ऐसी स्थिति में ये कोई एक सवाल हो रहा। श्याम जी एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे। सवाल ये है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि कुछ चुनौतियां और ये सारी बातें, एक बड़ी चुनौती आपको ये नहीं लगी कि एनडीए के घटक दल उन्हें भी बनाए रखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी अध्यक्ष के लिए उस कुनबे को बनाए रखना। बीजेपी इस समय एक एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, हमेशा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठन रहा, यूपीए का कांग्रेस के नेतृत्व में रहा, तो यहां एक बड़ी चुनौती ये भी होगी, क्योंकि देखिए इनके सबसे करीबी लोगों में से जो निकल करके चले गए, जैसे शिवसेना चली गई, और अभी बिहार के चुनाव में भी क्या होगा, क्योंकि सीए को लेकर के नीतीश कुमार भी अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि उनका स्टेप क्या रहेगा इसमें। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि एनडीए के घटक के रूप में बीजेपी भी शामिल है, इसलिए प्रधानमंत्री पर ज्यादा जिम्मेदारी जाती है। जेपी नड्डा इसमें नहीं संभालेंगे ज्यादा, प्रधानमंत्री जी चाहेंगे जो कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसकी बैठक होती है। अब उसके अध्यक्ष तो शायद बादल वो है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री और वो बाकी करते, तो प्रधानमंत्री के ऊपर ज्यादा चुनौती है। ये तो केवल सहयोगी के रूप में, क्योंकि बीजेपी भी एक उसकी पार्ट है, इसलिए बीजेपी का तो अपना सिस्टम उसके अनुसार रहेगा, लेकिन इनको तो संगठन का, नवगठित संगठन का के पदाधिकारियों का गठन, सरकार में तालमेल, इसके अलावा जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है और सत्ता में आ सकती है, और क्योंकि सीसीए का जहां विरोध हो रहा है वहां आसाम और पूर्वांचल के जो इन्होंने बीजेपी का जमावड़ा शुरू किया था, वहां पर वापस से बीजेपी को संभालना करना, बीजेपी का बड़ा कुनबा होने के कारण पूरे देश में किस प्रकार से आपको कायम रखना है कि बीजेपी सत्ता में रहे, केंद्र में तो रहे, राज्यों में भी किस प्रकार से जो कम हुई है उसको किस प्रकार से वापस लाया जाए। तो जेपी नड्डा निश्चित रूप से आने वाले बीजेपी को फिर से जो गुलदस्ता था वो बिखरे नहीं, गुलदस्ता बना रहे,
इसमें सबकी जिम्मेदारी को लेकर के वो किस प्रकार से अब संगठन को आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती है। राजस्थान से नड्डा जी का पुराना संबंध रहा है, यहाँ के प्रभारी कुछ टाइम के लिए रहे, प्रभारी रहे। उसके अलावा एक बात और देखिए, जेपी नड्डा की मैं कहना चाहूंगा कि जब इन्हें कमांड दी गई थी सदस्यता अभियान की, जब राजस्थान के प्रभारी भी थे ये, उस वक्त भी पार्टी जिस मोटिव के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में चाह रही थी कि हमारा सदस्यता अभियान इस तरह से जाना चाहिए, तो उसमें वास्तव में खरे उतरे थे। तो ये तो कह सकते हैं कि वो भी एक तरह से जुनूनी और जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं वहां तक काफी संघर्ष करके पूरी टीम को तैयार करके और पहुंचने की कोशिश पूरी करते हैं। तो संघर्ष के लिहाज से या कहें कि सूझबूझ के लिहाज से जेपी नड्डा को ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो सूझबूझ है, एक उनकी जो पसंद है, शायद उस पर खरे कहे जा सकते हैं। देखिए, मैं तो निश्चित रूप से कि आप पर्दे के पीछे निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही अभी भी उनको दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि सारी पार्टी का कामकाज के लिए जो धन आता है वो तो सरकार ही उपलब्ध कराती है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष हो गए, भले ही वो कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते भी उन्होंने उनको वो स्वतंत्र रूप से वो निर्णय नहीं ले पाए थे। अब स्वतंत्र रूप से निर्णय कितना ले पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा कि वो पार्टी के ऊपर कितनी छाप छोड़ पाएंगे और कार्यकर्ताओं को क्या कुछ दिला पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं से दूर होती नजर आ रही है। कार्यकर्ता हैं विशाल तादाद में, आपने मिस कॉल वाले कार्यकर्ता बना लिए। पहले कार्यकर्ता बनते थे त्याग से, आपके पार्टी में कामकाज के आधार पर उन्हें सक्रियता और पद दिए जाते थे। अब एक नया दौर आ गया टेक्नोलॉजी का। मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल बस उपेंद्र जी से लेना चाहूंगा। उपेंद्र जी, कुछ चीजें जो हम देख पाते हैं, जेपी नड्डा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि एक लीडरशिप क्वालिटी जो आदमी की होती है वो उनमें दिखाई देती है। चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं और हर व्यक्ति की चुनौती होती है। हम सुबह उठते हैं तब से चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। इनकी भी पारी जो एक बड़ी पार्टी के बड़े अध्यक्ष के रूप में जब ये खेल रहे हैं, चुनौतियां तो निश्चित रूप से होंगी, लेकिन बात क्वालिटी और लीडरशिप की भी की जाए तो आपको लग रहा है कि, क्योंकि जहां टकराव की स्थितियों को लेकर के जो कहते हैं लोग कि साहब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे कहेंगे, या तो उनकी, आपने जैसे कहा कि या तो उनकी कठपुतली बन के रहना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि बात सबसे बड़ी कठपुतली का नहीं होती, एक सामंजस्य बैठाना आपको, क्योंकि पार्टी ये भी नहीं भूल सकती अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने ही यहां तक पहुंचाया है। तो आज उनका दौर है, उनकी कमांड है, तो यहां सूझबूझ की बात कहूंगा मैं, सामंजस्य बैठाने की बात कहूंगा। तो उस स्थिति में आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है नड्डा में? देखिए युगेंद्र जी, निश्चित तौर पर जैसा अभी एक इनका पुराना जो रिकॉर्ड देखा गया है, धीर गंभीर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात आती है विचारों में टकराव की, पार्टी के एजेंडे को लेकर के और सरकार के उद्देश्यों को और एजेंडे को लेकर के। मैं इनके पैरेलल आपको यहाँ पर नाम लूंगा मैं, नितिन गडकरी जी जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नितिन गडकरी निश्चित तौर पर एक अपने स्वतंत्र फैसले लेने में सक्षम थे और रिजल्ट आपके सामने है। नितिन गडकरी क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत उसके बाद जाना पड़ा, पूरा काम किया, अच्छी तरह से काम किया, क्योंकि ये दामन बचाना भी एक बड़ी बात होती है कि आप एक लेवल पर पहुंचाने में उनका योगदान पूरा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि वो स्वतंत्र विचार थे, तो कहीं न कहीं आज उसका जो छाप है हमें दिखने को मिल रही है कि गडकरी आज मोदी और अमित शाह के बाद में साइडलाइन है। तो कहीं न कहीं नहीं, लेकिन एक प्रभावी मंत्री है, ये कहा जा सकता है कि देखिए प्रभावी मंत्री बनाना मजबूरी है उनको, बिल्कुल प्रभावी मंत्री जो कह रहा हूं मैं, प्रभावी मंत्री है, लेकिन अवॉइड नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। चले, मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के जेपी नड्डा साहब बन गए हैं भाजपा के 11वें अध्यक्ष, फुल टाइम अध्यक्ष जिसे कहते हैं, वह उन्हें बनाया गया है। और यूं तो राजनीति में जब दौर चलते हैं तो कब कौन हट सकता है, कब कौन बन सकता है, कब किसी के साथ एक पैरेलल दूसरी ताकत खड़ी की जा सकती है जिसे हम कार्यकारी अध्यक्ष या कुछ भी कह सकते हैं। खैर, लेकिन बीजेपी के नई पारी के लिए यही कहेंगे कि नड्डा साहब को शुभकामनाएं। तो चुनौतियां हैं, वो खुद भी इस बात को भांप रहे होंगे, उनके पास अपनी एक टीम है और टीम के साथ साथ कहा जा सकता है कि लीडरशिप क्वालिटी जेपी नड्डा में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।